नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निक मैक टेक पर। इस चैनल के ऊपर रोज रात 8 बजे मैं आपके लिए साइंस की स्पेशल सीरीज चला रहा हूँ अभी फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी स्पेशल वाले बच्चों के लिए। तो 2025 यानी कि 17 नवंबर से जो एग्जाम होने वाले हैं, जो बच्चा इसको देना चाहता है तो उसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर दोनों प्लांट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। उसके टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने देखा था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसके टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस हैं, पहले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सबको हम लोग करेंगे। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। मैं इस चैनल के ऊपर आपको साइंस के सभी पीवाईक्यूज़ सॉल्व कराऊँगा मैं। कोशिश करूँगा सारे पीवाईक्यूज़ बहुत जल्दी-जल्दी सॉल्व करा सकूँ। आज की वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, हमको बताना है भई डायफ्राम या फिर ब्रोंकाई या फिर एल्वोली, है ना? या फिर ब्रोंचियोल्स, ये क्या होते हैं? इनके बारे में हमको बताना है। तो देखो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है आर स्मॉल बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर, ऐसा इनमें से कौन सा है स्मॉल बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर क्या हो? अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ कैसा होना चाहिए? स्मॉल बलून शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग फटाफट से बता दिए इन चारों में से किसका स्मॉल बलून शेप का स्ट्रक्चर होता है? गुब्बारे, छोटी गुब्बारे की आकार की संरचना इनमें से किसकी होती है? और सबसे कम मार्ग किसका होता है? श्वसन तंत्र में सबसे कम मार्ग किसका होता है? तो इसका आंसर है आपका एल वोयली। इसको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल वोयली से 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्मॉल बैलून शेप स्ट्रक्चर होता है, यानी छोटे गुब्बारे की आकार का होता है ये। अगर मैं इसकी फंक्शन की अगर बात करूं तो इसकी जो प्राइमरी साइट होती है ना दोस्तों, क्या होती है? प्राइमरी साइट, जहां पर आपको देखने को मिलेगा वो इसकी प्राइमरी साइट में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज। इसकी प्राइमरी साइट पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। तो देखो इसका आंसर तो यही हो गया, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, देखिए हमको बताना है श्वसन प्राणी का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसा कौन है? क्लोरोप्लास्ट है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर राइबोसोम्स है या फिर नन ऑफ एबव है? प्रोड्यूस एनर्जी इन प्लांट सेल, एनर्जी प्लांट सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूजिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो क्या है इसका? इसका आंसर है माइट्रो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो अगर आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछने को मिल जाए कि पावर हाउस ऑफ सेल क्या होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको आपको याद रखना है। और ऐसे भी पूछ लेता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट सेल में, वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इतना आपको याद रखना है। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट let the air passage in the respiratory system of humans collapse when there is a less air in it। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मनुष्यों के स्वतंत्र तंत्र में वायु मार्ग को कम हवा होने पर भी दहने नहीं देती है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि अगर कम हवा भी आ रही है ना, स्वतंत्र तंत्र में वायु मार्ग को कम हवा होने पर भी, वायु मार्ग में जो रास्ता है तुम्हारा, कम हवा होगी उसमें तो भी ढहने नहीं देती है। तो ऐसा क्या चीज़ है? कुल मिला के हमको ये बताना है। तो अगर हम इसमें देखें तो देखो उपस्थिति के छल्ले, ये बोला जाता है दोस्तों, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज में रिंग होती है ना। मसल्स का काम आपको पता है, मसल्स क्या होती हैं? भाई आपको पता है, टेंडन और लिगामेंट्स वगैरह भी। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है, ये एयर को पासेस कराती है ना? तो ये आपको याद रखना है, ये वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉज वेरियस डिसीजेज। हमको बताना है कौन सा
पोल्यूशन अलग अलग टाइप की डिजीजेस कॉज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये बोल दो ना सबसे बढ़िया बात कि किस प्रकार का प्रदूषण स्वतंत्र तंत्र में संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर पॉल्यूशन हो रहा है, आपको पॉल्यूशन हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, तो इनमें से कौन सा पॉल्यूशन होगा आपका, वो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑब्वियस सी बात है, नॉइज पॉल्यूशन तो कानों की साउंड की वजह से होगा ना, लैंड पॉल्यूशन जमीन वगैरह की वजह से, एयर पॉल्यूशन होगा सांस हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेटरी सांस लेते हैं, एयर और ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है नाक के थ्रू, तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिए कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जो रेस्पॉन्सिबल है फिल्टरिंग के लिए, वार्मिंग के लिए और ह्यूमिडिफाइंग एयर के लिए एज एंटर द बॉडी। यानी कि हमको ये बताना है स्वतंत्र तंत्र का कौन सा भाग शरीर में प्रवेश करते समय हवा को छानने या फिर हवा गर्म करने और नमी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से बताना है, ये सारे पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो इनमें से बताना है कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, ये हमको बताना है। देखो आपको पता है क्या है नेसल कैविटी, है ना, गुफाएं होती है ना नाक के अंदर, जो जो छेद होते हैं उनको बोलते हैं, तो वही तो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द साउंड प्रोडक्शन। साउंड प्रोडक्शन किस वजह से, आपको पता है यहाँ पर ये ब्रोकली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैकियाई बोलते हैं, ब्रोकली बोलते हैं, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट बताइए, ट्रैकियाई बोलते हैं, ब्रोकली बोलते हैं, तो ये क्या है, स्वर तंत्र, ठीक है ना, ट्रैकियाई बोलते हैं ना ब्रोकिल्स बोलते हैं, इसको स्वर तंत्र बोलते हैं, लारेंक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। हम अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रैकिया ज्यादातर सांस नली को ही हम लोग लिखे आते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसका स्वर यंत्र है ना, ये सिंपल सा आपको याद रखना है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है, ज्यादातर बच्चे ट्रैकिया ही कर जाते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमको बताना है इनमें से कौन सा स्वतंत्र तंत्र कार्य का नहीं है, स्वतंत्र तंत्र का कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं है। क्या गैसेज एक्सचेंज कराता है स्वतंत्र तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेज एक्सचेंज कराता है बिल्कुल कराता है भैया, है ना, ये नहीं कराता। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी नहीं बनती है तुम्हारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल पैरासाइट प्राइमरीली इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। यहाँ बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल पैरासाइट प्राइमरीली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक परजीवी मुख्य रूप से पक्षियों के स्वतंत्र तंत्र को प्रभावित करता है। किसके स्वतंत्र तंत्र की बात हो रही है, पक्षियों के स्वतंत्र तंत्र की बात हो रही है, यानी कि एंट्री पॉइंट की बेसिकली बात की जा रही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होते हैं गेप वार्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गेप वॉर्म्स। अच्छा इसकी अगर मैं गेप वॉर्म की बात करूं, वर्ड्स में देखने को मिलता है, तो इसका एंट्री पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो एंट्री पॉइंट जो होते हैं ना, एंट्री पॉइंट क्या होते हैं इसके दोस्तों, ट्रैकियाई एंड ब्रोंची, ये क्या है, इसके एंट्री पॉइंट है। वर्ड्स के केस में बात हो रही है ना, ट्रैकियाई एंड ब्रोंची ये एंट्री पॉइंट होते हैं। और यहाँ पर जो बोला जा रहा है भैया, कौन सा पैरासाइट होता है, गेप वॉर्म, ये पैरासाइट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो ये तो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट फटाफट तो बता दिए, देखो यहाँ पे टिक भी लगाए, क्या लंग्स ही होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी वजह से होती है, कौन सी पार्ट पर होती है बताना है, ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो प्रोवाइड करता है हमको, सरफेस प्रोवाइड करता है
किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ऐसा कौन सा पार्ट है? एल्वोली है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हीमोग्लोबिन रोल इन रेस्पिरेशन आर करेक्ट। तो श्वसन में हीमोग्लोबिन की भूमिका के बारे में कौन से कथन सही हैं, है ना? हमको सही कथन चुनना है इस बार। तो देखो हीमोग्लोबिन की बात हो रही है रेस्पिरेशन में, चलो ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हीमोग्लोबिन बाइंड टू ऑक्सीजन इन अ कोऑपरेट मैनर। हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन इन अ कोऑपरेट मैनर। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो पहला ठीक हो गया। सेकंड हम लोग चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन रिलीज मोर ऑक्सीजन इन रेस्पॉन्स टू लोअर पीएच लेवल, बोर इफेक्ट, ये भी ठीक है भैया। थर्ड, हीमोग्लोबिन हैज अ हायर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑक्सीजन, ये नहीं है। यानी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक आत्मीय होता है, आत्मीय है नहीं, ये तो होता ही नहीं है भाई। ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी होता है हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीजन अच्छा रहता है। तो यहाँ पर तो हायर एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हायर एफिनिटी बोल दिया है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की हायर एफिनिटी थोड़ी ना होती है। हायर अगर एफिनिटी होगी तो ऑक्सीजन की हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलता है, तभी तो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसफर बोथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को ही ट्रांसफर करता है, ये बात ठीक है। तो पहला दूसरा फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ कहाँ पर हमारी? ये ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ चारों ही सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारे पास है द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक श्वसन का पहला चरण क्या है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप फटाक से बता दोगे, तो फटाफट से बता दीजिए क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट चरण? ये होता है ग्लाइकोलाइसिस, 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 इसको याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस। ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट्स द वन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन इज। यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की रूपांतरित जड़ को श्वसन का कार्य करती है। अच्छा, ये हमको बोला जा रहा है कौन सी जड़, रूपांतरित जड़ जो श्वसन श्वसन का कार्य करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप मॉडिफाइड रूट के बारे में डिस्कशन कर रहा है। द वन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का फंक्शन भी परफॉर्म करेगी और स्टोरेज भी करेगी। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन करेगी, स्टोरेज भी करेगी भैया, स्टोरेज ऑफ फूड भी करेगी। बता दो फटाफट से, जो क्या करे कि स्टोरेज ऑफ फूड भी करे और फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का फंक्शन भी करे। तो ऐसा कौन सा होता है? फटाफट से बताइए, क्या श्वसन मूल होता है? हाँ यही होता है, नेमेटोफोरस, नेमेटोफोरस यही होता है दोस्तों। मॉडिफाइड रूट तो यही होती है, क्योंकि देखो नॉर्मल रूट तो आपको पता है, टैप रूट, ये तो नॉर्मल ही है। ये आपका क्या है? मॉडिफाइड रूट है। ये दोनों काम करती है, स्टोरेज ऑफ फूड भी करती है और फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन का भी फंक्शन में हेल्प करती है। चलिए, इसको मॉडिफाइड किया था परफॉर्म करने के लिए। द ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस, ह्यूमन रेस्पिरेशन क्या रिलीज करता है? फटाफट, ये तो बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया भैया। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट। इनमें से कौन सी रेस्पिरेशन प्लांट के लिए नहीं सही है? देखो, डार्क रेस्पिरेशन होती है और फोटो रेस्पिरेशन होती है, प्रकाश श्वसन होता है। टेक प्लेस इन द लीव्स एंड स्टेम ओनली, ऐसा कुछ नहीं है भैया। रेस्पिरेशन केवल लीव्स में और स्टेम्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, यही हमसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू बोला था, नॉट ट्रू तो यही है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल यूजिंग एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर हमको बताना है कोशिकीय श्वसन के दौरान
मुक्त ऊर्जा का उपयोग करके संश्लित अणु क्या है? व्हाट इज द सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन? ये हमको बताना है। ऑब्वियस सी बात है भैया, एटीपी की फॉर्म में ही तो एनर्जी रिलीज होती है। जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं C6H12O6, है ना, उसी को तोड़ते हैं, तभी तो हमको एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। ये आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ह्यूमन? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? मनुष्यों में सामान्य श्वसन की तीव्रता क्या है? ये हमको बताना है। अच्छा, ये याद रखनी है आप, ये तो रटना ही पड़ेगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। 10 डेसिबल होती है, इसको याद रखना, 10 डेसिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इनिशियली इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उत्पाद चरण पहले में एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन के दौरान प्रारंभिक में उत्पादित होता है? तो ये क्या है? पाइरूवेट। देखो वाटर तो है नहीं, वाटर तो तुम्हारे है नहीं भैया, तो एरोबिक पूछा गया है और दूसरा एनएरोबिक पूछा गया है, तो दोनों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। वाटर तो नहीं है, लैक्टिक एसिड भी नहीं है, एथेनॉल भी नहीं है, ये तुम्हारा है पाइरूवेट। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, हमारा पाइरूवेट ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या है, इन विच पार्ट ऑफ द लीव्स, लीव्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इन विच पार्ट ऑफ द लीव, लीव्स के ऐसे कौन से हिस्से में मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, सबसे ज्यादा अमाउंट में गैसेज एक्सचेंज होती है, टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के दौरान ऐसा कौन सा पत्तियों का हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन होता है? स्टोमेटा होता है। ये बहुत इजी है, फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस? आप बताइए मुझे फटाफट सोचकर। फोटोसिंथेसिस लीव्स में ही होती है, वहां पर आपको देखने को मिलता है स्टोमेटा, उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं आपको, है ना। वहीं पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, कि डार्क फोटोसिंथेसिस क्या होती है या फिर लाइट फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सीरीज की। वहां पर मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर, और आप वहां जाकर देख सकते हो। चलिए, तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया कि भैया सबसे ज्यादा गैसीय एक्सचेंज कहाँ होता है रेस्पिरेशन के दौरान? तो हमारा स्टोमेटा के अंदर होता है, लीव्स में। ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास क्या है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? देखो, एनएरोबिक है तो इसमें ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। हम गलती नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखते हैं भैया ऑक्सीजन, हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, रेस्पिरेशन देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा। इसमें हम लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्यादातर बच्चे नाइट्रोजन पर टिक करे आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन है, ये बात आपको याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हाईलाइट करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।